हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और खौफनाक हॉरर स्टोरी में। आज मैं जिस स्टोरी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वह एक छलावा की स्टोरी है। छलावा के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। छलावा रात में अपने रूप बदलकर लोगों को दिखाई देता है, कभी जानवरों के रूप में, कभी उनके दोस्तों, रिश्तेदारों या कभी एक बहुत खूबसूरत लड़की के रूप में। तो वक्त न ज़ाया करते हुए चलिए मैं आपको इस छलावे की कहानी बताता हूँ। मेरा नाम रोहित है। बात आज से लगभग 3 साल पहले की है, जब मैं अपने करीबी दोस्त नितिन की शादी में शामिल होने उसके गांव रामगढ़ गया था। हम दोनों दिल्ली की एक कंपनी में साथ में काम करते थे, लेकिन उसका परिवार राजस्थान के एक छोटे से गांव से संबंध रखता था। उसके विवाह से जुड़े सभी आयोजन वहीं गांव में ही होने थे, इसलिए उसकी शादी से 2 दिन पहले ही मैं वहां जाने के लिए निकल पड़ा। जयपुर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मैंने उसके गांव पहुंचने के लिए एक टैक्सी की। ड्राइवर ने मुझसे पूछा, साहब कहाँ जाना है? मुझे रामगढ़ में मिस्टर प्रफुल्ल बलूच के यहाँ जाना है, जिनके पिताजी रामगढ़ में सरकारी विद्यालय में गणित विशेष विषय के शिक्षक हैं। अच्छा अच्छा, रामगढ़ बहुत ही बढ़िया जगह है साहब। वहाँ किस काम से जा रहे हैं, घूमने के उद्देश्य से? जी, मेरे मित्र जो नितिन है वह मेरे साथ ही दिल्ली में काम करते हैं। 2 दिन बाद उनकी शादी है, बस उसी उद्देश्य से वहाँ जा रहा हूँ, मैंने ड्राइवर की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा। नितिन का गांव जयपुर से काफ़ी दूर था। ड्राइवर ने मुझे बताया कि हम लगातार चलें तब जाकर पूरे 6 घंटे में ही हम उस गांव में पहुंच पाएंगे। मैं ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गया और सामान पीछे वाली सीट पर रख दिया। सफ़र लंबा था, इसलिए टैक्सी ड्राइवर से बातें भी शुरू हो गई थी। साहब एक बात पूछूं, अजीब तो नहीं लगेगा? ड्राइवर ने अपनी बाईं आंख से मेरी तरफ और दाहिनी आंख से सड़क की तरफ देखते हुए पूछा। ये तो तुम्हारे पूछने के बाद ही पता लगेगा कि तुम्हारी बातें अजीब हैं या नहीं, मैं मजाकिया लहजे में कहते हुए हंस पड़ा। मैं अब पूछना नहीं चाहता था कि क्या आप भूत प्रेत या डायन चुड़ैल पर विश्वास करते हैं? ड्राइवर ने गाड़ी के गियर बदलते हुए पूछा। मेरे हिसाब से भूत प्रेत कुछ नहीं होता, यह सब दकिया सुनी सोच की उपज है सिर्फ। लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए इन सभी के नामों का सहारा लेकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। मैंने सीधे ही उसके सवाल का 2 टुक में जवाब दे दिया। लेकिन साहब, इस दुनिया में 2 तरह की शक्ति होती हैं। पहली पॉजिटिव एनर्जी, जो भगवान के रूप में इस दुनिया में रहती हैं। दूसरी होती है निगेटिव एनर्जी, जो भूत प्रेत डायन चुड़ैल के रूप में होती हैं। तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि इन काल्पनिक चीज़ों का वजूद है? क्या तुम्हारे साथ कभी किसी तरह की कोई घटना घटी है या फिर किसी तरह का कोई अनुभव? हम ड्राइवरों का तो इस हाईवे से चोली दामन का साथ होता है साहब। आते जाते ऐसे किस्से कहानियों से मुखातिब होना तो हम जैसों के लिए आम बात है। तो तुम यह कहना चाहते हो कि तुम्हारे पास एक नहीं काफ़ी सारे अनुभव और किस्से हैं जिसके तुम भागीदार रह चुके हो? यदि ऐसा है तब तो बहुत बढ़िया है, सफ़र काटने में बड़ा ही मज़ा आने वाला है, मैंने आश्चर्य से अपनी आंखें गोल करते हुए कहा। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, ड्राइवर ने एक धीमी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। साहब आपने कुछ खाया कि नहीं? सफ़र बहुत लंबा है, क्यों ना सामने वाले ढाबे से पेट की भूख को शांत करते हुए चलें, क्यों, क्या कहते हैं? ड्राइवर ने दयालु भाव से मेरी तरफ देखते हुए पूछा। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मेरी नज़रें भी काफ़ी देर से किसी अच्छे खासे ढाबे को ढूंढ रही थी। चलो गाड़ी साइड लगाओ, मैंने पेट पर हाथ रखते हुए उससे कहा। ड्राइवर ने गाड़ी हाईवे से हटकर अंदर की तरफ पार्क कर दी। वहाँ कुछ ट्रक्स भी लगे हुए थे। शायद रात को वहाँ आराम करने के बाद सुबह आगे की यात्रा करने के उद्देश्य से वो सब ट्रक वहाँ खड़े हुए थे। ढाबे पर बड़े बड़े अक्षरों में शेर द ढाबा लिखा हुआ था, जिसके ऊपर लाल और नीली रोशनी लग रही थी। ड्राइवरों ने मुझे कुर्सी पर बैठने को कहा और वहीं से खड़े-खड़े हाथों से किसी को इशारा किया। थोड़ी देर में 2 प्लेटों में खाना आ गया। ड्राइवर मेरे पास वाली दूसरी टेबल की तरफ बैठ गया। मैं हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन की तरफ चला गया और ड्राइवर ने खाना खाना शुरू कर दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह सुबह से भूखा हो। मैं वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गया और जैसे ही मैंने पहला निवाला तोड़ा और खाने को चला, ना जाने कहाँ से एक काली बिल्ली ने झपट्टा मारा और मेरे खाने की प्लेट को नीचे गिरा दिया। ओह! बड़ी ही खतरनाक बिल्ली थी ये तो, इसने तो सारा खाना ही गिरा दिया। ड्राइवर अपनी जगह से उठता हुआ मेरी तरफ भाग कर आया। अरे साहब, आपके बाईं हथेली से तो खून बह रहा है, आप रुकिए मैं अभी आता हूँ। इतना कहने के बाद ड्राइवर गाड़ी की तरफ गया और वहाँ से कुछ पट्टी और डेटॉल की शीशी लेकर आया। उसने अच्छे ढंग से मरहम पट्टी की और मुझे चलने को कहा। अरे मुझे कोई इतनी बड़ी चोट नहीं लगी है, बस वह ज़रा सी खरोंच है जो शायद बिल्ली के भागने की वजह से उसके पंजों से लग गई है। मैं उसको शांत करते हुए बोला, नहीं साहब, छोटी चोट को नज़रअंदाज किया तो आगे चलकर यह परेशानी का सबक बन जाती है। यस दिस इज़ ट्रू, बट आई थिंक यू शुड फिनिश योर डिनर। इस तरह अन्न की बर्बादी करना गलत है। मैंने उसको खाने को ख़त्म करने के चलने को कहा। वह फिर इशारे से मेरे लिए खाने की दूसरी प्लेट ऑर्डर करने लगा, तो मैंने उसका हाथ पकड़कर मना कर दिया कि अब मेरा मूड नहीं है।
कहीं और रास्ते में खा लूँगा। उसे खाना ख़त्म करके आने को कहा। मैं गाड़ी में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में वो भी आ गया और उसने गाड़ी आगे बढ़ाई। काफ़ी देर तक हम दोनों खामोश ही रहे। मैंने चुप्पी तोड़ते हुए ड्राइवर से बोला, तो हम लोग कहाँ पर थे? हाँ, याद आया। तुम किसी घटना का ज़िक्र करने वाले थे। उसने घड़ी में वक़्त देखा और बोलना शुरू कर दिया। इस वक़्त घड़ी में ठीक 12 बज रहे हैं। कहते हैं कि 12 से 3 बजे का वक़्त भूत-प्रेत के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। इस वक़्त इनकी शक्तियों का सामना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं रहती। ये कहीं भी, किसी भी रूप में इंसान को मिल जाते हैं। हाँ, हाँ, मुझे तो लगता है कि तुम भी कहीं उसी के रूप में तो नहीं हो और वह काली बिल्ली भी तुम्हारे किसी चुड़ैल दोस्त की रूप हो। यह कहते हुए मैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगा। जब मुझे हँसते-हँसते काफ़ी देर हो गई और ड्राइवर के चेहरे पर हँसी तो दूर, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, तो मुझे मजबूरन चुप हो जाना पड़ा। साहब, आपको मज़ाक लग रहा है क्योंकि आप दिल्ली जैसे महानगर में रहते हैं। वहाँ घर से ऑफ़िस और ऑफ़िस से घर में ही दुनिया उलझी रहती होगी। लेकिन हम जैसे इंसान को रोज़ी-रोटी के लिए रात के किसी भी पहर को कहीं भी जाना पड़ जाता है। ड्राइवर ने अपनी मजबूरी का ढाँचा अपने वाक्यों में पढ़ने की कोशिश की। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि तुम्हारी रोज़ किसी न किसी चुड़ैल या किसी साइज़ से मुलाकात होती है और यह तुम्हारे लिए एक आम बात है? तो फिर आज क्यों नहीं दिख रहा है कोई भी? मैंने फिर से उसकी उल-जुलूल बातों को मज़ाक बनाते हुए कहा। साहब, आपको पता है, आप जिस गाँव में जा रहे हैं वहाँ डायनों का गढ़ माना जाता है। उनका एरिया यहाँ से कुछ मील आगे से ही शुरू हो जाता है। वहाँ आए दिन कोई न कोई अजीब घटनाएँ होती रहती हैं। बातें करते-करते उसने गाँव देहातों में फैले भूत-प्रेत के किस्सों का ज़िक्र छेड़ दिया। उसने मुझे एक नहीं, ना जाने कितने ही किस्से सुना दिए उस गाँव और डायन से जुड़े हुए। मैं उसकी बातों को ध्यान से सुनता जा रहा था क्योंकि जो भी हो, उसकी कहानी सुनने में बड़ा ही मज़ा आ रहा था। बाकी सच्चाई तो उसे ही पता होगी जिसने यह कहानी रची होगी। अभी बातों का सिलसिला जारी थे कि सामने कोई सफ़ेद चीज़ दिखी जो सड़क के ठीक बीचों-बीच थी। ड्राइवर इससे पहले कि कुछ समझ पाता, उसने बहुत तेज़ी के साथ ब्रेक मार दिया। गाड़ी तेज़ झटके के साथ अपनी जगह पर खड़ी हो गई। वह फटाफट गाड़ी से बाहर निकलकर जांचने लगा। मैं भी यह देखकर गाड़ी से बाहर निकल गया। अरे! क्या थी वो चीज़? न गाड़ी के नीचे है, न ही उसके टकराने के निशान गाड़ी पर मौजूद हैं। मैंने हैरान होकर ड्राइवर से पूछा। वह मुँह खोलकर कुछ देर खड़ा रहा। वह कोई जवाब नहीं दे रहा था। मैंने उसे पकड़कर हिलाते हुए उसको सामान्य करने की कोशिश की। उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अंदर बैठाते हुए बोला, साहब, जल्दी से अंदर बैठो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए।" मैंने उसकी तरफ देखते हुए उसकी हिम्मत बढ़ाने की नाकाम कोशिश की। उसने एक्सेलेरेटर पर पाँव रखा और जल्दी ही गाड़ी हवा से बातें करने लगी। वैसे उसे इस अप्रत्याशित घटना को मैं भी नकार नहीं कर सकता था क्योंकि वह सफ़ेद सी कोई चीज़ तो देखी मैंने भी थी। मैंने उसको दिमाग में बसाने की जगह उसको बाहर निकाल फेंक देना बेहतर समझा। अरे, आखिर तुम इतना डर क्यों गए? वह कोई जंगली जानवर रहा होगा जो गाड़ी के नीचे से निकल गया होगा और फिर जंगल की तरफ भाग गया। इसमें घबराने वाली क्या बात है? नहीं साहब, वह कोई जानवर नहीं था। वो कुछ छलावा छलावा था। उसने काँपते हुए होठों से कहा, छलावा? भला यह क्या बात हुई? मैंने चौंकते हुए उससे पूछा। आपने देखा नहीं? गाड़ी पर उसके टकराने के कोई निशान मौजूद नहीं है। वह गाड़ी से टकराकर आर-पार चला गया। वो छलावा ही था साहब। छलावा कभी भी किसी का भी रूप ले सकता है। यदि छलावा कहीं सुनसान जगह मिल जाए ना, तो इंसान को मंजिल से भटका देता है और इंसान को वीराने में ले जाकर मार देता है। वीराने में इसकी शक्ति काम करती ही भीड़-भाड़ के इलाके में नहीं। वह लगातार बोलता ही चला जा रहा था, जैसे उसने वास्तव में कोई छलावा ही देख लिया हो। तो मैं यह मान चलूँ कि आपको छलावे के साथ भी कोई अनुभव रहा है? मैंने ड्राइवर से छलावे के बारे में जानने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं साहब, छलावे के साथ मेरा कोई व्यक्तिगत अनुभव तो नहीं रहा, लेकिन मेरे दादाजी का सामना उससे हुआ था। ड्राइवर ने अब दूसरी कहानी शुरू कर दी थी। मुझे अब और मज़ा आने लगा था। मैंने उसे बीच में टोकते हुए कहा, अरे! तो लगे हाथ तो उस किस्से को भी सुना दो। साहब, यह बात तकरीबन 32 साल पहले की है। तब मेरी उम्र 10 साल की थी। मेरे गाँव का नाम लूनी है, जो कि राजस्थान के जालौर ज़िले से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारा छोटा-सा परिवार था। मेरे पिताजी रेलवे विभाग में टीटी की पोस्ट पर थे, इसलिए उनका घर आना बहुत कम हो पाता था। मैंने अपने दादा, दादी और मम्मी के साथ ही सारा टाइम काटा। पहले गाँव में जनाना लोग घर के बाहर ही खाट पर सोते थे। मेरे दादाजी एक से एक बढ़िया कहानियाँ सुनाते थे, जिसे सुनने में मुझे बहुत आनंद आता था, इसलिए मैं भी अपने दादाजी के साथ ही उनकी खाट पर ही सोता था। एक दिन दादाजी बहुत चिंता में दिख रहे थे। वह दादी से बोल रहे थे, हमारी गाय को बछड़े दिए हुए 1 महीने से भी ऊपर हो चला है। गाय शाम को दूध अच्छे से दे रही है, लेकिन सुबह के वक्त बिल्कुल भी दूध नहीं हो रहा। पहले कुछ दिनों तो मैंने सोचा कि शायद कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो समस्याएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं।
दादी बोली, 20 दिन से डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं, कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है? अरे रूपमती, मेरी समस्या का कारण केवल उसका दूध ही नहीं है, उसकी गिरतिया स्वास्थ्य भी है। गाय इतनी पतली हो गई है कि उसकी हड्डियाँ अब शरीर से बाहर झाँकने लगी हैं और उसके दूध ना होने की वजह से उसका बछड़ा बिल्कुल ही कमज़ोर होता जा रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ? बड़े ही मायूस स्वर में वह अपनी परेशानी से दादी को अवगत करा रहे थे। मैं अपने सिर गौ हत्या का पाप नहीं लेना चाहता रूपमती। यदि जल्दी कोई उपाय नहीं किया गया तो हम इस पाप के बराबर के भागीदार बन जाएंगे। यह कहते कहते उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। दादी उन आंसुओं को पोंछते हुए बोली, मुझे तो लगता है कि इसका कोई दूध ही पी जाता होगा। नहीं तो आप ही सोचो, इसके खाने पीने में कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही, फिर भी यह दिन पे दिन क्यों पतली होती जा रही है? दादी ने अपने विचार व्यक्त किए। तुम सच कह रही हो रूपमती, कुछ दिन पूरी रात पहरेदारी करके देखता हूँ, क्या पता कोई हल निकल आए। कहकर उन्होंने खाना खाने के बाद खाट पर बैठे बैठे ही पूरी रात गुजार दी। अगली सुबह 5 बजे जब वह दूध निकालने को गए तो उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। दूध से बाल्टी लबालब भरी हुई थी। वह बाल्टी भरी दूध दादी को थमाते हुए बोले, ए रूपमतिया, तुम ठीक कहती थी, देखो आज गाय ने भर बाल्टी दूध दिया है। यह जरूर बिरजू चोर का काम होगा, वही ऐसी नीच हरकत करता है और गाय का सारा दूध चोरी चुपके निकाल कर सुबह गायब हो जाता होगा। अब उसकी खैर नहीं। नहीं नहीं, किसी को बिना सबूत के इल्ज़ाम लगाना अच्छी बात नहीं है। भगवान का शुक्र मनाओ कि अब समस्या का समाधान हो गया है। कुछ दिन आप पहरेदारी कीजिए, फिर धीरे धीरे सब सामान्य हो जाएगा। यह बात कहते हुए दादी की आंखों में एक चमक थी। कुछ दिनों तक दादाजी ने ऐसे ही पहरेदारी करी तो सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब पहरेदारी बंद कर दी तो फिर से वही घटनाएं शुरू हो गईं। एक दिन दादाजी ने प्लान बनाया कि क्यों ना एक रात खाट पर ही लेटे लेटे पहरेदारी की जाए और यहीं से उस चोर पर नज़र रखी जाए। उन्होंने अपने खाट के नीचे भीमसेन लठ में सरसों का तेल लगाकर रख दिया। उन्होंने पूरी रात खाट पर लेटने का अभिनय करते हुए गाय पर नजरें गड़ाए रखी। सुबह 4:30 बजते देखते हैं कि गाय का बछड़ा गाय का दूध पी रहा है। उन्होंने सोचा कि भूख के मारे दूध पीने को आतुर हो रहा होगा और उसकी रस्सी खुल गई होगी और बेचारा दूध पीने चला आया। उन्होंने सोचा कि चलो अब दूध निकालने का भी वक्त हो चला है, बाल्टी अंदर से ले आऊं। वह खाट से उठकर जैसे ही बाल्टी लेकर आए तो देखा कि बछड़ा तो अपनी जगह बंधा हुआ है। उन्होंने मन ही मन सोचा कि दादी ने बांध दिया होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाकर दूध निकालने की कोशिश की, एक बूंद भी दूध बाल्टी में नहीं निकला। उनका माथा ठनक गया। बाल्टी को वहीं पटकते हुए दादी पर चिल्लाए, ए रूपमतिया, अरे ओ रूपमतिया। दादी इस पुकार को सुनते ही दौड़ी दौड़ी भाग कर आई। अरे इसका फिर आज दूध नहीं निकल रहा है, तो पहले ये बता कि तूने बछड़े को बिना कहे खोला क्यों, और खोला तो खोला, बिना पूछे बांधा क्यों? दादाजी बड़े गुस्से में बोले जा रहे थे। नहीं, मैं तो अभी उठी हूँ, आज तो नींद ही नहीं खुली मेरी, तो मैं कहाँ से खोलती? दादी ने अपनी सफाई दी। कहीं यह काम छलावा का तो नहीं? दादी ने एक अजीब सी बात कही। नहीं, छलावा नहीं हो सकता, अपने गांव में छलावा नहीं है, लेकिन अब जो भी है इस गांव में उसका आखिरी दिन होगा, दादाजी ने अपना मन बनाते हुए कहा। आज दादाजी शाम को जल्दी खाना खाने के बाद खाट पर आकर सो गए थे। उनकी भीम से लठ आज बहुत चमक रहा था, जैसे वह खुद किसी पर बरसने को ललायित था। सुबह ठीक तकरीबन 4:15 बजे उनकी नज़र गाय की तरफ पड़ी, जिसे देखकर वह चौंक गए। उन्होंने देखा कि गाय का दूध कोई छोटा सा बछड़ा पी रहा था, लेकिन उस गाय का बच्चा उससे कुछ दूरी पर ही बंधा पड़ा था। उन्होंने आव देखा न ताव एक झटके में भीमसेनी लठ को अपने हाथों में पकड़ा और बरस पड़े बछड़े पर। 4 लठ पड़ते ही उस बछड़े की आकृति एक इंसान में परिवर्तित हो गई। दादाजी ने उसको अपने दोनों हाथों से दबोचा और गाय के पास वाले दूसरे खूंटे में रस्सी का एक सिरा बांध दिया तथा दूसरा सिरा उस छलावे के गले में बांध दिया। उसके बाद लगे वह लाठी से ताबड़तोड़ प्रहार करने। छलावा लगा अपने दोनों हाथों से जोड़कर गिड़गिड़ाने। दादाजी ने जिस तेज से लाठी बजाई, उससे दुगनी आवाज में वह छलावा उछल पड़ा और भागने की नाकाम कोशिश करता रहा। यह सुनकर दादी और मम्मी दौड़कर बाहर आ गईं। यह दृश्य देखकर सभी ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। जब दादाजी लठ बजाते बजाते थक के चूर हो गए तो छलावे ने उनकी टांग पकड़ ली और बोला, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं इस गांव के आसपास कभी नहीं भटकूंगा। सभी के कहने पर दादाजी ने उसको छोड़ा और वह रस्सी से छूटते ही हवा की तरह साए से यह वादा करके रफू चक्कर हो गया कि आज के बाद वह इस गांव तो क्या, यहाँ आसपास के किसी भी गांव में किसी को भी परेशान नहीं करेगा। मेरे साथ यही एक वाक़या हुआ था जो मेरे जहन में आज तक ताज़ा है। उसकी बातें सुनकर मैं ज़ोर से पेट पकड़कर हंस पड़ा। भाई वाह, मज़ा आ गया। तुम्हारी कहानी तो सच में बड़ा ही अच्छा समय गुजर रहा है।
साहब, आप इसे कहानी मानते हो तो कहानी मानो, लेकिन यह सच्चाई है कि छलावा किसी का भी रूप ले सकता है और सम्मोहित करके अपने काम को सुनसान जगह पर अंजाम दे सकता है। जिसके साथ ऐसी घटना घटित होती है उसको ज़रा सा भी एहसास नहीं हो पाता। जब तक एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अभी ड्राइवर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसे सड़क के ठीक बीचों बीच एक औरत दिखी, जो कि काली साड़ी में हमारी तरफ मुंह करके खड़ी थी। हम दोनों की धड़कनें रुक गईं। ड्राइवर ने पूरे ज़ोर से ब्रेक मारा और वह औरत बस टकराते-टकराते बची। मुझे बहुत कस के गुस्सा आया। मैं फटाक से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। अरे पागल है क्या? इस तरह कोई सड़क पर बीचों-बीच खड़े होकर गाड़ी रुकवाता है? कुछ हो जाता तो? खुद तो जाती-जाती हमें भी ले डूबती। इतना सुनते ही वह औरत तेज़-तेज़ रोने लगी। वह बिल्कुल पतली और छरछरी काया वाली औरत थी। उसने अपना चेहरा घूंघट से ढक रखा था। एड़ी से चोटी तक उसने अपने आप को ढका हुआ था। बस उसका पेट वाला हिस्सा ही दिख रहा था। उसके पेट से नाभि बाहर झाँक रही थी, जो कि काफ़ी गहरी और गोल थी। नाभि के पास कुछ पुष्प की आकृति की तरह गुदा हुआ था, जो उसकी नाभि की सुंदरता और उसकी जवानी की मादकता का एहसास करा रहा था। उसके पहनावे से वह यहीं किसी गाँव की ही लग रही थी। मेरा ध्यान उसकी नाभि पर ही अटक गया था कि तभी ड्राइवर ने मुझे झकझोरते हुए बोला, "अरे चलो साहब, ये लोग ऐसा ही करते हैं। चंद पैसों के लिए जानबूझ के सड़क के बीच आकर अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं हिचकिचाते।" उसके इतना कहते ही वह और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। मैंने ड्राइवर को चुप रहने का इशारा किया और उस अबला औरत को चुप कराने की कोशिश की। थोड़ी देर में मेरी कोशिश कामयाब हुई और वह चुप होते हुए बोली, "साहब, मैं सड़क को पार करके सड़क के उस तरफ जा रही थी कि अचानक आपकी गाड़ी आ गई और उसकी तेज़ रोशनी से मेरी आँखें चौंधिया गई, जिस वजह से मुझे कुछ नहीं दिखा और मेरे समझ में कुछ नहीं आया। अरे! अरे! हमें माफ़ कर दो, गलती हमारी ही है। हम बातों में इतना उलझ रहे थे कि हमें एहसास ही नहीं हुआ कि सड़क पर कोई खड़ा है। वैसे कहाँ जा रही थी तुम? चलो हम छोड़ देते हैं।" मैंने अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करते हुए कहा। "अरे साहब, रात के 2 बज रहे हैं, इन चक्करों में ना पड़ो, समझते क्यों नहीं? कहीं ये छलावा हुई तो लेने के देने पड़ जाएँगे। कैसे इंसान हो तुम? एक अबला नारी को तुम रात में अकेले छोड़कर जा रहे हो? क्या यह तुम्हारा पौरुष है?" मैंने फिर से उसे डाँटते हुए कहा। "ठीक है साहब, ले चलो, लेकिन इस अबला से यह भी पूछ लो कि इतनी रात को यह यहाँ करने क्या आई थी?" ड्राइवर ने जैसे ही यह बात कही वह फिर से रोने लगी। "तुम चुप रहो, तुम्हें तो औरतों से बात करने की भी तमीज़ नहीं। तुम चलो अंदर जाओ और गाड़ी को स्टार्ट करो।" मैंने इस बार गुस्से में आते हुए ड्राइवर को कहा। वह पैर पटकता हुआ अंदर जाकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। मैंने उस औरत को चुप कराते हुए पूछा, "बोलो, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो?" उस औरत ने कुछ जवाब नहीं दिया। मेरे दोबारा पूछने पर वह घूंघट में शर्माते हुए बोली, "साहब, हमारे गांव में शौचालय की सुविधा है, इसलिए मैं शौच करने के लिए।" ओह, माफ़ कीजिएगा, मुझे आपकी खामोशी से ही समझ जाना चाहिए था। खैर, कोई बात नहीं, बताइए आपको कहाँ जाना है। मैं छोड़ता हुआ अपनी मंजिल पर चला जाऊँगा। मैंने उसकी अधूरी बात को समझते हुए बीच में ही काट देना सही समझा। "बस साहब, थोड़ी ही दूरी पर ढाबा पड़ता है, उसके आते ही मैं आपको बता दूँगी।" उसके इतना बोलते ही मैंने पीछे वाले दरवाजे को खोल दिया और वह अपने सामान को एक तरफ समेटते हुए उसको बैठा दिया। मैं आगे बैठ गया और उसके बाद गाड़ी फिर से सड़क पर चल पड़ी। ड्राइवर ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, "साहब, सुबह 7 बजे तक हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे।" मैंने उसके आखिरी शब्द यही सुने थे कि फिर सफ़र की थकान की वजह से मेरी कब आंखें लग गई, इसका ज़रा सा भी एहसास नहीं हुआ। अचानक हमारी गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी के रुकते ही मेरी नींद टूट गई। मैं बोला, "क्या हुआ ड्राइवर? गाड़ी क्यों रोक दी?" "साहब, इंजन गर्म होने की वजह से गाड़ी बंद पड़ गई है। यहाँ आस-पास ना ही कोई पानी का स्रोत है और ना ही कोई उम्मीद दिख रही है। इस लड़की को तो पता होगा, इससे पूछो कि यहाँ पानी कहाँ मिल सकता है।" मैंने पीछे पलटते हुए कहा, लेकिन पीछे कोई भी मौजूद नहीं था। मैं तुरंत बाहर निकलकर ड्राइवर के पास गया, जो अब गाड़ी के बोनट को उठाकर कोई उपाय तलाशने की कोशिश कर रहा था। मैंने ड्राइवर से गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए पूछा, "उस लड़की को तुमने कहाँ उतारा?" "वह तो अंदर ही थी साहब, उससे पूछता हूँ, वह बताएगी इधर पानी कहाँ से मिल सकता है।" जब गाड़ी रुकी तो मैंने उसी वक्त देख लिया था, वह अंदर नहीं है। मैंने ड्राइवर को उस अबला की जानकारी देते हुए कहा, "नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जब गाड़ी कहीं रोकी नहीं, मैं तो कहाँ से उतर जाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है?" ड्राइवर ने घबराते हुए जवाब दिया, "अरे, हो सकता है तुम्हें याद ना हो, शायद तुमने पीछे कहीं गाड़ी रोकी हो।" मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, "मैं माँ-बाप की कसम खाता हूँ साहब, मैंने कहीं भी गाड़ी नहीं रोकी। कहीं इस गाड़ी के खराब होने की वजह से वह अबला ही तो नहीं? वो ना हो साहब, वह छलावा है, जो हमें अपनी मंजिल से भटकाकर कहीं और ले जाने की कोशिश में लगी है।" ड्राइवर ने फिर से घबराते हुए स्वर में डर भरी आवाज़ में कहा। मैंने इस बार गुस्साते हुए ज़ोर से कहा, "ओह गॉड! तुम फिर शुरू हो गए, छलावा, छलावा, मुझे नफ़रत हो गई है शब्द से। साहब, आप अभी भी इसको बहुत हल्के में ले रहे हो, भूल गए क्या?
ये छलावा ही तो है जो हमारे पीछे ढाबे में कभी बिल्ली बनकर तो कभी हाईवे पर सफ़ेद रंग का जीव का बनकर कर रहा है। फिर अब उसका असली रूप औरत में हम सबके सामने आ जाना। मैंने मना किया था, साहब उस औरत को मत बैठाओ, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब हम लोग पूरी रात इस सड़क पर भटकते रहेंगे और वह सुनसान जगह पर ले जाएगा और हमें बारी बारी से मार डालेगा। इतना कहते ही ड्राइवर दहाड़े मारकर रोने लगा। स्टॉप, आई सेड स्टॉप। ऐसा कुछ नहीं है, वह कोई छलावा वलावा नहीं है, समझे। अगर ऐसा होता तो वह अब तक हम लोगों का शिकार कर चुकी होती। जाहिर सी बात है, जब तुमने गाड़ी रोकी थी हो सकता है वह उसी वक्त बाहर निकल कर चली गई होगी। लेकिन साहब, उसको बताकर तो जाना चाहिए था ना कम से कम। अरे गांव की लड़कियां शर्मीली होती हैं, तुम्हें इतना भी नहीं पता। अब मैं जो कहता हूँ उसको ध्यान से सुनो। अब आगे क्या करना है उसके बारे में सोचो। ऐसी जगह में मदद मिलना लगभग नामुमकिन था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सुबह होने का इंतज़ार भी नहीं कर सकते थे और आसपास कोई ठीक जगह भी नहीं थी। ड्राइवर ने चारों तरफ खोपड़ी घुमाकर मुआयना किया और बोला, साहब यहाँ से 2-3 किलोमीटर पर एक ढाबा है, आप वहाँ पहुँच जाओ, मैं गाड़ी ठीक करवा कर आ जाऊँगा। लेकिन अकेले जाने में अगर आपको डर हो तो बताइए। उसकी इस बात ने मेरे अंदर के पौरुष को एक बार फिर से ललकार दिया। मैंने उसको जवाब देते हुए कहा, ड्राइवर साहब, अब आप तो जानते ही हो कि दिल्ली जैसे महानगर में रहने वाले युवा कहाँ इन आत्माओं और डायनों की बातों पर यकीन करते हैं। मेरे जैसे अधिकांश लोगों के लिए यह सब मनोरंजन का एक जरिया हो सकता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। मैंने उसे 2 टुक में जवाब तो दे दिया था, लेकिन शायद वह आखिरी बार था जब मैं इन सब काली शक्तियों को बस एक मजाक के रूप में लिया था। क्योंकि उसके बाद तो जैसे मैं इन पर ना सिर्फ विश्वास करने लगा, बल्कि हर समय इनकी उपस्थिति का एहसास भी करने लगा। मैंने उसकी बात मान ली थी और पैदल चलने लगा। पैदल बहुत चलना था, इसलिए कानों में ईयरफोन लगा लिया और सोचा टाइम पास हो जाएगा। कुछ दूर चलते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे साथ कोई चल रहा है। बड़ी तेज़ महक सी आई और बहुत देर तक अपने साथ किसी और के होने का एहसास हुआ। पहले लगा कि जैसे अब मेरा वहम हो, लेकिन धीरे धीरे वह वहम हकीकत का, या यूँ कहें कि भयानक हकीकत की शक्ल लेने लगा। पहले मुझे केवल एहसास ही हो रहा था कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे किसी की शारीरिक आकृति मुझे कुछ कदम दूरी पर दिखाई देने लगी। अगले ही पल वह मेरे सामने खड़ी थी। हवा के झोंके बहने के कारण उसका घूंघट मुंह से बार बार इधर उधर हो रहा था। उसकी झोंकों के कारण रह रहकर उस चांद का दीदार होता जा रहा था। वह बहुत ही सुंदर लड़की थी। उसका जिस्म बिल्कुल किसी अप्सरा की तरह था। उसके नाभि के उभार को देखते ही मैं चौंक गया। वही पुष्प की कलाकृति मौजूद थी जिसे थोड़ी देर पहले ही गाड़ी में बिठाया था। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस बात की खुशी मनाऊं या उसके फरेब की नई चाल के लिए सावधानी बरतूं। मैं इन ख्यालों में खोया ही था कि उसने पूछा, इतनी रात को आप अकेले कहाँ जा रहे हैं? मैंने उसे अपनी कहानी बता दी कि कैसे गाड़ी खराब हुई और मैं पैदल चलने के लिए मजबूर हुआ। फिर मैंने भी उससे यही सवाल पूछा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मेरी बात को सुनते हुए बोली, मैं अक्सर इस रास्ते पर आती जाती रहती हूँ। इससे पहले कि मैं उससे कुछ और पूछता, उसने बोला, आपके दोस्त की शादी तो कल है ना, आप कैसे पहुँच पाओगे? उसका यह सवाल सुनकर मैं हैरान रह गया। उसे यह सब कैसे पता? मैंने अगले ही पल उससे पूछा, आपको मेरे दोस्त की शादी के बारे में कैसे पता? मैंने तो आपको यह नहीं बताया। वह मेरी बात सुनते ही तपाक से बोली, बस ऐसे ही। तुम्हारा नाम क्या है? मेरे सवाल पर वह मुस्कुराई और बोली, बिजुरिया। उसके बिजुरिया कहते ही मैं चौंक गया, क्योंकि मैंने गौर किया तो उसकी आवाज़ बिल्कुल ही उस लड़की से मिलती जुलती थी जो सड़क पर अचानक मिल गई थी और जिसे गाड़ी में लिफ्ट दिया था। फिर अचानक वह कहाँ गायब हो गई, उसका कोई पता नहीं चल पाया था। मैंने उससे अपने शक को दूर करने के लिए पूछा, तुम वही अबला हो ना जिसे थोड़ी देर पहले मैंने लिफ्ट दिया था, जो बिना बताए गाड़ी से उतर गई थी? वह मेरी बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, आपको क्या लगता है साहब, कोई आपका पीछा भला इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता है? यह कहते ही वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मेरे समझ में नहीं आया, उसके जवाब में हाँ थी या उसके जवाब में कई सवाल कर दिए थे। मतलब ड्राइवर सही कह रहा था। तुम वही छलावा हो जो हाईवे पर सुनसान जगह पर किसी न किसी रूप में मिलती हो, फिर सुनसान जगह पर सम्मोहित करके उसका कत्ल कर देती हो। यह कहते कहते मेरी गिग्गी सी बंद गई। मैं आगे उससे कुछ कहता कि वह फिर बोल उठी, क्या साहब, आप तो डर ही गए। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप भले मानुस जान पड़ते हैं, नहीं तो इस हाईवे पर हर किसी ने बिजुरिया का फ़ायदा ही उठाने की कोशिश करी है, और इसलिए वह, यह कहते कहते वह चुप हो गई। फिर वह कोई अजीब सा गाना गुनगुनाने लगी और मैं चुपचाप उसके साथ चलता रहा। मुश्किल से कुछ कदम आगे बढ़ा तो सामने एक बड़ा और घना पेड़ दिखाई दिया। मैं उसकी तस्वीर उतारने लगा तो मेरा हाथ पकड़कर बोली, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं करते।
मैंने अपना हाथ छुड़ाते हुए पूछा, क्यों, इसमें गलत क्या है? तो वह मुस्कुराते हुए बोली, इस इलाके में रात के समय तस्वीरें नहीं उतारते। मैं उसकी बात समझ नहीं पाया, इस कथन के पीछे उसकी क्या मंशा थी। मैंने कुछ कहने से पहले अपना कैमरा अंदर रख लिया। मेरी नज़र अचानक पेड़ से थोड़ी दूर पर खड़ी 3 औरतों पर गई। उन तीनों ने भी ऐसा ही घूंघट ओढ़ रखा था जैसा कि बिजुरिया ने ओढ़ा हुआ था, वही वेशभूषा और एकदम वही खुशबू। तीनों औरतें धीरे धीरे मेरे पास आने लगी, लेकिन जैसे जैसे वह पास आती गई उनका चेहरा नजर आने लगा जो बहुत डरावना था। वह मुझे अपने पास बुलाने लगी, लेकिन बिजुरिया ने उनका इशारा देख लिया और मुझे तेज चलने के लिए बोला। मैं चलने क्या, भागने लगा। थोड़ी दूर आते ही वह औरतें गायब हो गई और मैंने हिम्मत करके पूछा, वह अजीब से दिखने वाली औरतें कौन थीं? क्या तुम उन्हें जानती हो? वह बोली, वो इस गांव में पिछले कई 100 सालों से घूम रही हैं। गांव के लोग उन्हें बुरी आत्माएं कहते हैं। आपको उनसे बचाने के लिए मैं आपके साथ साथ आई हूँ। मैंने उसकी बात सुनते ही पूछा, तुम कैसे बचा सकती हो? उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके होठों पर एक गुमनाम खामोशी छा गई। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं पीछे जाता हूँ तो वह तीनों औरतें बहुत खौफनाक थीं जो मेरा कुछ भी कर सकती हैं। दूसरी तरफ बिजुरिया मेरा काफ़ी वक्त से साथ नहीं छोड़ रही। मेरे जहन में बार बार यह भी विचार आ रहा था कि अगर यह मेरा बुरा करना चाह रही होती तो कब का बुरा कर चुकी होती। मैंने सहमे सहमे उससे पूछा, तुम तो मुझे अच्छी व्यक्तित्व वाली लग रही हो, क्या मैं तुम्हारी छलावा बनने की कहानी जान सकता हूँ? पहले वह सुनकर मुस्कुराई, फिर बोली, साहब आप चाहें तो इसे काल्पनिक कहानी मान सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी कि यह कहानी नहीं है, यह मेरा काला अतीत है जिसने मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी में आग लगा दिया और हमेशा के लिए मुझे इस सुनसान वीराने में तड़पने को छोड़ दिया। सन 1967 के अक्टूबर महीने का पहला इतवार था। मोहनगढ़ नाम का एक गांव हुआ करता था जो कि जयपुर से 134 किलोमीटर की दूरी पर था। हाँ, तो मैं इसी गांव में खुशी से अपने जीवन का आनंद लेते हुए गुजार रही थी। अब या तो आपको मालूम ही है कि महान भारतीय लोकतंत्र में उस जमाने में भी गांव के सभी आंतरिक मामले को निपटारा करने के लिए अपनी पंचायतें हुआ करती थी। तो इस गांव की भी पंचायत थी और पंचायत पर कब्जा था पुरुषों का, जो अपने आप को भाग्य विधाता से कम नहीं समझते थे। तो हुआ यूँ कि इस गांव में 1 महीने के भीतर ही एक घर में 2 मौतें हो गई थी। अब मौत तो इसके कारण की तलाश शुरू हुई। जरूर इसके पीछे किसी डायन या छलावा का हाथ होगा। गांव की ही पंचायत में ब्रजेश रावत नाम के एक सदस्य थे। उनकी तूती बोलती थी। उन्होंने जो कह दिया वही फैसला सभी को मानना पड़ता था। उनका विरोध ना तो कोई करता था, ना ही किसी में इतनी हिम्मत थी कि कर सके। उनकी नीयत मेरे प्रति बहुत बुरी थी और मुझे इस बात का एहसास था। उसने मन में मेरे जिस्म को पाने की ललक दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने मेरा हाथ सरेआम पकड़ लिया और मेरे बदन को जोर जोर से अपने हाथों से दबोचते हुए बोला कि मैं उसे खुद को समर्पित कर दूं तो वह मुझे रानी की तरह खुश रखेगा। मैंने बिना सोचे समझे उसके गाल पर जोरदार तमाचा मार दिया। उसे इस प्रक्रिया की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वह अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया और वह मुझसे इसका बदला सूद समेत लेने की धमकी देकर चला गया। कुछ दिनों की खोज शुरू हुई उस डायन की। एक दिन उसने मौका देखकर और अपने साथ कुछ लोगों को मिलजुल कर मुझ पर डायन होने का झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। मीसा और पोटा से ज़्यादा खतरनाक हुआ करती हैं पुरुष वर्चस्व प्रधान पंचायत की चार्जशीट। आरोप के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किए जाते, बस आरोप लगाया जाता है और चुनौती दी जाती है कि हिम्मत है तो खुद को सही साफ साबित करके दिखाओ। मैं लाचार बिजुरिया कैसे स्वयं को निर्दोष सिद्ध कर सकती थी? या तो सिर झुकाकर अपराध को स्वीकार कर लेती, जो कि मैंने नहीं किया, या फिर परीक्षा देती। परीक्षा भारतीय स्त्रियां युगों से देती आई हैं, वह भी पुरुषों की शर्त पर। मुझे अभागन को परीक्षा से गुजरना पड़ा। वह इतवार मेरे लिए काला इतवार था। एक पात्र में गर्मा गर्म तेल भरा गया। उस उबलते तेल में चांदी का सिक्का डाला गया। मुझे नंगे हाथों से यह सिक्का निकालना था। अगर मैं भली औरत होंगी तो मेरे हाथ जलेंगे नहीं, और अगर हाथ जल गए तो साबित हो जाएगा कि मैं सचमुच डायन हूँ। असली सीता माता तो पहले से अग्निदेव के घर में सुरक्षित थी। लीला में ऐसा होता है, पर बिजुरिया पर जो गुजरी वह लीला नहीं थी, क्रूर सच्चाई थी। आप समझ गए होंगे कि अग्नि परीक्षा में बिजुरिया हार चुकी थी। बस फिर क्या था, घोषणा हो गई कि मैं चुड़ैल हूँ, डायन हूँ, पिशाचिनी हूँ, छलावा को रोकूँ, और पता नहीं क्या किया और मुझे मार दिया जाए। हर ओर से बिजुरिया पर प्रहार किए गए। गर्म लोहे की सलाखों से मेरे दिल ही काटी गई। इस बहाने जाने किस किस ने मुझसे क्या क्या बदले चुका लिए। डायन से अपेक्षा की जाती है कि वह त्रस्त परिवार को
कष्टों से मुक्त करते। लेकिन मैं पूछती हूँ साहब, बिजुरिया भला कैसे किसी को कष्टों से मुक्त कर पाती? इसलिए उसे मार पीट कर उसके घर के दरवाजे पर फेंक दिया गया। पति और घर के सभी सदस्य इतने आतंकित थे कि उसे घर के भीतर नहीं ला सके। अंततः बेहोशी की हालत में मुझे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही मेरे जिस्म से प्राण निकल चुके थे। तो यह थी दास्तान इस बिजुरिया की, जो कि आधुनिक भारत की एक बर्बर दास्तां बनकर कहीं सिमट कर रह गई। उसकी कहानी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह 1967 से अभी तक छलावा बनकर घूम रही है। इसके साथ जो भी हुआ बद से बदतर हुआ था। पहले औरतों का जीवन कितना जटिल और दुर्लभ हुआ करता था। पौरुष बल के सामने घुटने टेकने को विवश होना, अपने अपमान के प्रतिशोध के बदले कैसे घूंट के घूंट पीकर रहना और सहना। मेरे मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि इस कहानी का मोरल यही माना जाए कि भारत में आज भी अंधविश्वास, अवैज्ञानिकता, अशिक्षा, मूर्खता के साथ साथ स्त्री के प्रति सर्वथा अमानुषिक दृष्टिकोण विद्यमान है, और सारे सामाजिक, राजनैतिक और बौद्धिक नेतृत्व ने इस सच्चाई की ओर से आंखें मूंद रखी हैं। स्त्रियां यहाँ पहले भी मनोरंजन का साधन थी। यदि मनमानी ना चल पाई तो उनको डायन या छलावा का नाम देकर प्रताड़ित कर दो। इस डरावनी चीज में भी सुख और संतोष का अनुभव करने वाला समाज क्या भीतर से सड़गल नहीं चुका है? इन्हीं विचारों में खोया मुझे पता नहीं लगा कि सूर्योदय हो चुका था। हम बहुत दूर निकल आए थे। बिजुरिया ने मेरी तरफ देखा और कहा, अगले मोड़ से 400 मीटर की दूरी पर आपके दोस्त का घर आने वाला है, और अब रास्ता भी सुरक्षित है। अब मुझे चलना चाहिए। मैंने उसकी बातों को सुनने के बाद कहा, क्या तुम आगे तक नहीं जाओगे? तो उसने इस बार अपने मुंह से घूंघट को ऊपर करते हुए कहा, साहब मेरी मंजिल तो यही है। जब भी मुलाकात करने का मन हो, मैं रात के किसी भी पहर में इधर ही मिल जाऊंगी। घूंघट उठाते ही वह भला सी खूबसूरत लग रही थी। भगवान ने उसे फुर्सत में तराश कर बनाया था। उसके चेहरे का तेज किसी को भी प्रभावित कर सकता था। मृग नैनी को परिभाषित करते उसके दोनों नयन किसी को भी आसानी से सम्मोहित करने की क्षमता रखते थे। होंठ तो गुलाब की पंखुड़ियों की तरह बिल्कुल सुर्ख लाल, मानो जैसे इसमें ही सारा रस भर पड़ा हो। मेरी नजरें तो चाह कर भी उससे हटने का नाम नहीं ले पा रही थी। दिल कह रहा था कि काश ये मेरे मंजिल तक साथ जाती तो कितना अच्छा होता। जाते जाते उसने मुझसे कहा, साहब हर आत्मा बुरी नहीं होती, उसके नसीब बुरे होते हैं जो कि उसके मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। उसकी बात का मतलब समझते मुझे बिल्कुल देर नहीं लगी, और मैं समझ गया कि वह एक भली आत्मा थी जो मुझे बुरी शक्तियों से बचाने के लिए मेरे साथ साथ यहाँ तक आई थी। तो इसी के साथ आज की यह कहानी यहीं ख़त्म होती है। हम सभी कल फिर वापस आएंगे और साथ में मिलकर सुनेंगे एक और नई दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।